नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, दिन भर किन बड़ी खबर पर आईबीसी 24 की नजर रहेगी, पूरा अपडेट मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। तो आइए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी और नए जिलों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। एमपी में बीजेपी का सदस्यता अभियान, आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरी कैबिनेट लेगी सदस्यता। प्रदेश में इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत बनेंगे 34 नए स्टेशन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम का जताया आभार। भोपाल में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर से मिले 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जेवर। करोड़ों की एफडी और संपत्ति भी मिली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एसई पद पर थे प्रदीप जैन। नर्मदापुरम के सरकारी बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ अनाचार, 5 नाबालिग छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर से करोड़ों के जेवर मिले हैं। एससी प्रदीप जैन के लॉकर में 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जेवर मिले हैं। इसके साथ करोड़ों की संपत्ति और एफडी भी मिली है। 53 कैरेट के हीरे और 347 ग्राम चांदी भी बरामद हुई है। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी भोपाल में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे प्रदीप जैन। लोकायुक्त एसपी भोपाल को शिकायत मिली, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली और लोकायुक्त की 2 टीमों ने उनके घर और दफ्तर में दबिश दी और फिर उसके बाद करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। करोड़ों की एफडी, संपत्ति और जेवर मिले हैं और अभी भी लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जारी है। और आप देखिए किस तरह से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है स्मार्ट सिटी भोपाल का, जो कि धन कुबेर निकला है, करोड़ों का मालिक निकला है। हरप्रीत कौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, क्या ये कार्रवाई लोकायुक्त की एसी के खिलाफ अब भी जारी है और कैसे इसने इतना धन अर्जित कर लिया? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई अभी भी जारी है। प्रदीप कुमार जैन नगर निगम भोपाल से रिटायर होने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भोपाल में ही संविदा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पे काम कर रहे थे और जब ये नगर निगम में इंजीनियर के पद पर थे तभी आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लोकायुक्त में की गई थी। उस पर जब जांच की गई 9 अगस्त को टीम इनके घर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान 300% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं और अब जब बैंक लॉकर खोले गए हैं तो करीबन 1 करोड़ 17 लाख के जेवर मिले हैं। सोने के गहनों के अलावा 53 कैरेट के हीरे और करीबन 347 ग्राम चांदी भी बरामद की गई है। इसके साथ ही 6,000 स्क्वायर फीट पे एक आलीशान मकान यहाँ पर मिला है। बताया जा रहा है कि बीते 10 सालों में इन्होंने सरकार से 75 लाख का वेतन लिया है, लेकिन जो इनका खर्च है वो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर निकला है। इसके साथ ही इनके काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आए हैं। 75 लाख से ज्यादा कीमत की एफडी, 25 एफडी यहाँ पर लोकायुक्त की टीम को मिली है। हालांकि बंगले का वैल्यूएशन भी अभी कराया जा रहा है और माना जा रहा है कि बंगले की कीमत का अंदाजा मिलने पर भी उसे कुल जो इन्वेंट्री अभी तक है उसमें यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये तमाम वो चीजें हैं कि 300% ज्यादा संपत्ति अर्जित करना यानी आय से अधिक। इन शिकायतों पर जब लोकायुक्त ने छापा मारा तो एक के बाद एक खुलासे हुए। फिलहाल अब बैंक लॉकर सभी और खोले जाने हैं तो उम्मीद की जा रही है कि जो अन्य बैंक लॉकर और खोले जाएंगे प्रदीप कुमार जैन के तो उनमें भी कुछ जो बड़े चाहे जेवर हो या कैश हो वहां से मिल सकता है। फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है और पूरी जांच के बाद ही अब प्रदीप कुमार जैन से सबूत मांगे जाएंगे कि आखिर इतना जो अकूत धन है इन्होंने कैसे कमाया। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं।
और अब आपको नर्मदापुरम से एक सनसनीखेज खबर बता दें। नर्मदापुरम के एक शासकीय बोर्डिंग स्कूल में एक छात्र के साथ सामूहिक यौन शोषण का मामला सामने आया है। यौन शोषण का 5 सीनियर छात्रों पर आरोप लगा है। इस मामले में देहात थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्र ने बताया कि 2 साल से उसके साथ 5 छात्र गलत कर रहे हैं। उसने अपने पिता को आप बीती बताई। इसके बाद पीड़ित छात्र के पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई ना होने से परेशान छात्र ने स्कूल से टीसी भी ले ली। फिर भी 2 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन पीड़ित छात्र के पिता ने देहात थाने में आवेदन देकर एफआईआर की मांग की। देहात थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया और छात्र की पूरी बात सुनकर मामला दर्ज किया। आज एक नाबालिग पीड़ित छात्र अपने परिजनों के साथ थाने पे आया और उसने ऐसी रिपोर्ट की है कि वर्ष 2022 जुलाई 2022 में उसने एक विद्यालय में प्रवेश लिया था। हॉस्टल में वो रहता था, तो उसी के जो सहपाठी और 1-2 क्लास सीनियर बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो भी 5 बच्चों ने उसके साथ यौन शोषण किया। और अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बेहद सनसनीखेज ये वारदात। 2 साल तक सीनियर्स एक स्टूडेंट के साथ अनाचार कर रहे थे। प्रिंसिपल से शिकायत की गई, प्रबंधन सिर्फ हाथ में हाथ धरे हुए बैठा रहा, टीसी भी ले ली गई और अब जाकर के मामले की शिकायत की गई है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, पुलिस क्या कह रही है और स्कूल ने अब तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मामला सामने निकल कर आया, कहीं ना कहीं इसमें जो प्राचार्य है और अन्य जो शिक्षक जो बार-बार बच्चे को समझा रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, उनकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। साथ ही जिन छात्रों ने इसके साथ अनाचार का किया है, ये अनुसूचित वर्ग से जाति से आने वाले छात्र है, जिसके साथ ये अनाचार का काम 5 छात्रों ने किया गया है। कल जैसे ही देहात थाने में ये शिकायत इसके पता लेकर आया तो देहात प्रवीण चौहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालक के बयान लिए, उसकी वीडियोग्राफी कराई और उसके संज्ञान लेते हुए तुरंत उस मामले में एफआईआर करते हुए उसमें पूरे मामले विवेचना ले ली है। और जो आरोपी है वो भी 5 बालक उसी जो बोर्डिंग स्कूल है, जिले का नामचीन स्कूल है, उसमें शासकीय उसके बच्चों के द्वारा किया गया है और उसमें विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज किया गया। 5 एक्ट के तहत ही पुलिस ने कार्रवाई की है। अतुल, क्या इन जो दूसरे छात्र हैं जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, उनसे पूछताछ हुई है? उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या पुलिस उनके पास भी पहुंचेगी, उनके परिजनों से बातचीत की जाएगी? और एक और बड़ा सवाल ये कि हो सकता है कि दूसरे भी ऐसे छात्र हों जो इस तरह की बातों का खुलासा ना करते हो, तो क्या इसको लेकर के भी काउंसलिंग की बात कही जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस छात्र के साथ लगातार जब से इसका एडमिशन विद्यालय में हुआ था, तो लगभग 2 साल में कम से कम 3 से 4 बार इस छात्र के साथ इस प्रकार का अनाचार हुआ। छात्र से भी हमारी बात हुई। छात्र ने बताया कि जब उन बच्चों का मन होता था वो रात में 3 बजे इसको छात्र को उठाते थे और उसके साथ अनाचार का काम करते थे। कई बार वार्डन को और जो हॉस्टल अधीक्षक है उसको भी उन्होंने बताया कि सर इस प्रकार से हमारे साथ गलत काम किया जा रहा है, परंतु हॉस्टल अधीक्षक और उन्होंने सभी को यही छात्र को यही आश्वासन दिया कि हम उन छात्रों को समझाएंगे कि आगे से आपके साथ किसी प्रकार की कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले में देखा जाए तो उस जो बोर्डिंग स्कूल है जिले का नामचीन, उसमें उसकी सिर्फ बदनामी से बचाने के कारण इस मामले को पूरा स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाता रहा और जो आरोपी छात्र हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, ये तो लापरवाही की हद है और कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार है, क्योंकि स्कूल और हॉस्टल वार्डन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यदि आप छात्र को वहां पर भेज रहे हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। और जब स्कूल में और हॉस्टल में ही छात्र सुरक्षित नहीं रहेंगे, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी, तो आखिर छात्र जाएगा कहां? आप नजर बना के रखिएगा अतुल, बेहद संवेदनशील ये मामला है। देखते हैं आगे अब किस तरह की कार्रवाई होती है और कब तक आरोपियों के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, निगम कमिश्नर के पास पहुंचे कांग्रेस नेता। दिव्यांग को गोदी में लेकर कांग्रेस नेता पहुंचे और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण अधिकारी ने जबरदस्ती उनकी गुमटी हटा दी है, सामान को तहस नहस कर दिया, मामला दर्ज किया और फिर जेल भेज दिया गया। कमिश्नर के टेबल पर ही कांग्रेस नेताओं ने दिव्यांग को खड़ा कर दिया और अब कमिश्नर ने जांच का आश्वासन दिया है। इनकी गुमटी ले, उसमें 10,000 रुपए का सामान, इनके परिवार में और चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी सियासी हलचल का। भोपाल से बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बैठक हो गई। सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिल सकती है। निवेश बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के विकास पर चर्चा होगी और इसके साथ
डेवलपमेंट पर चर्चा हो सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है और नए जिलों को लेकर भी माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे बीजेपी की सदस्यता अभियान की, जिसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश में होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी की सदस्यता लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उन्हें मेंबरशिप दिलाने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव सदस्यता लेंगे। प्रदेश भर में करीब 65,000 बूथों पर बड़ा अभियान चलने वाला है और हर बूथ पर 200 सदस्यों का टारगेट है। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य एमपी बीजेपी ने इस बार रखा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में अब फ्लाइट 2 टर्मिनल से भी उड़ान भरेगी। 13 साल बाद शुरू होगा पुराना टर्मिनल। 40% फ्लाइट पुराने टर्मिनल पर शिफ्ट होंगी। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करने का प्लान है। एक साथ 2 टर्मिनल चलने से इंदौर को फायदा होगा। नई फ्लाइट इंदौर से उड़ान भर सकेगी। आपको बता दें, अब जब नए एयरपोर्ट का भी विस्तार हो जाएगा तो उससे हर घंटे 600 यात्री बढ़ जाएंगे, यानी कि एयर ट्रैफिक पर काफी यहां पर जो दबाव बना रहता है वो काफी कम होगा। ग्वालियर जिले की 168 पत्थर खदानों में से 50 से अधिक बंद खदानें अब मौत के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। शहर के आसपास मौजूद 200 से 250 फीट तक गहरे इन गड्ढों में हर साल 8 से 10 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के शताब्दीपुरम के एम ब्लॉक और फेज 4 से सटी खदानें 250 फीट से ज्यादा गहरी हैं। इन खदानों के आसपास घनी आबादी है। इन गड्ढों को भरने के लिए पहले खनिज विभाग, फिर कलेक्टर और अब एनजीटी की सेंट्रल डिवीजन बेंच भोपाल से आदेश जारी किया गया है। इसके बाद भी ग्वालियर खनिज विभाग के अफसर नियमों का पालन नहीं करा रहे। इस पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई का मर रहा है बेचारे गड्ढे में। तमाम पूरे प्रदेश भर में वर्षा काल में तमाम गड्ढों में लोगों ने जान दे दी, चाहे वो रेत खदानों के गड्ढे हों, चाहे वो सड़कों के निर्माण में गड्ढे खोदे गए हों जगह जगह, चाहे खदानों के गड्ढे हों। आज गड्ढों में लोगों को मौत हो रही है और लोग मर रहे हैं। लोकल बॉडीज़ का, नगर निगमों का इस पर विशेष रूप से योगदान होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि ग्वालियर में भी कचरा का एक तरह से जो लैंडफिल साइट पर फुल हो चुकी है वो, और वहाँ से कचरा कहाँ ले जाए इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उम्मीद है कि सरकार और नगर निगम दोनों तरफ ध्यान देंगे। खनिज विभाग के डायरेक्टर अनुराग चौधरी ने मई में कलेक्टर रुचिका चौहान से चर्चा कर खदानों के गड्ढे भरवाने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर भराव की राशि वसूली की बात भी कही थी। इन नोटिसों का मखौल उड़ाते हुए जवाब दिया गया कि हमने तो गड्ढे भरवा दिए थे, पता नहीं फिर कैसे गड्ढे हो गए। कलेक्टर के नोटिस का मजाकिया जवाब के बाद जिला प्रशासन या खनिज विभाग ने न तो जवाब की जांच की और न ही कार्रवाई, जिसका प्रमुख कारण अफसरों के साथ पट्टाधारियों की सांठ-गांठ होना बताया गया, जिसको लेकर एनजीटी में शिकायत करने वाले एडवोकेट अब फिर से हाई कोर्ट जा रहे हैं। ज़्यादातर ग्वालियर में शताब्दीपुरम और दीनदयाल नगर से निकलते हैं, क्योंकि बरसों से गंदा पानी भरा हुआ है, जिस कारण कई गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं। तो मेरे द्वारा भी कल ही एक मामले को लेकर कलेक्टर, जिला कलेक्टर और माइनिंग ऑफिसर और प्रदूषण विभाग को लेख किया गया है। एनजीटी के आदेश का पालन करें, अन्यथा मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसकी जनहित याचिका पेश करूंगा। इन पट्टेदारों ने हर नोटिस और शिकायत को अधिकारियों से मिलीभगत कर दबाते रहे। खनिज विभाग ने साल 2022 को नोटिस जारी कर ठेकेदारों से कहा खदान समाप्ति के बाद वहां गड्ढों का भराव नहीं किया गया। इस नोटिस को जारी हुए 2 साल बीत गए, लेकिन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सख्ती के बाद भी खनिज विभाग ने पट्टेदार गीता शर्मा, श्याम शर्मा, रामनिवास शर्मा, ब्रजेश शर्मा, मायावती शर्मा, कुलदीप गौर को नोटिस जारी किए गए। उसमें सिर्फ तार फेसिंग के लिए कहा है। नियमों के अनुसार खदानें भरवाने के लिए खनिज विभाग ने प्रयास नहीं किए हैं। क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया, और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हों, उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है, कोई भी चीज होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जब भी किसी व्यक्ति को खदान का पट्टा दिया जाता है तो उसके नियम व शर्तों के साथ अनुबंध होता है।
खदान बंद करते वक्त पट्टाधारी व्यक्ति को गड्ढे पूरी तरह भरने होंगे। उन्हें समतल करके ही खदानें छोड़ी जा सकेंगी। वहीं गड्ढे भरे जाने तक खदान को हर तरफ से फेंसिंग के जरिए कवर करना होगा ताकि वहां कोई हादसा न हो सके। वहीं खदानों को समतल करने के बाद पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए वहां पौधे लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा नहीं हुआ है। ग्वालियर जिले में आधा सैकड़ा से ज्यादा ऐसी पत्थरों की खदानें हैं जो अब मौत के गड्ढों के रूप में तब्दील हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर एनजीटी गंभीर है, हाईकोर्ट भी गंभीर है, आदेश दे रहा है, लेकिन प्रशासन उतना गंभीर नहीं है, जिसके कारण लगातार ये जो खदानें हैं मौत के गड्ढों के रूप में तब्दील होती जा रही हैं। जरूरत ये है कि इन गड्ढों को भरा जाए और जिससे इन गड्ढों में होने वाले हादसों को रोका जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भाजपा सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार सहित इमरजेंसी फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर यानी कि आज तय की है। बता दें कि याचिका जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में सिख समाज का अपमानजनक चित्रण किया गया है। फिल्म के ट्रेलर में सिखों को हिंसक और खालिस्तान समर्थक बताया गया है, जिससे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हमने ये मांगी है कि रिलीज फिल्म 6 तारीख को जो होने वाली है वो उसकी रिलीज पर ही रोक लगाया जाए। कंगना रनौत जी और ये जी स्टूडियो ने और यूट्यूब ने और फेसबुक वगैरह ने इसको फ्लोट किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसलिए हमने इनको पार्टी बनाया। तो सभी से जवाब मांगा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना हो गए हैं। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले यूक्रेन के दौरे पर वो थे और अब आप देखिए कि ब्रुनेई के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ना सिर्फ ब्रुनेई बल्कि इसके साथ सिंगापुर के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। सेमीकंडक्टर, हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस होगा। ब्रुनेई यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ही देशों के बीच इस साल यानी कि साल 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो गए हैं और इस खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंगापुर के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ का बड़ा बुलेटिन। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ शुभांगी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।